और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आपको परेशान कर रहा है या न्यूमेरिकल नहीं बनने के कारण आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, अगर मेरा न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है तो उसको मैं कैसे संभालूं और कैसे कमजोर न्यूमेरिकल के साथ भी अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो अगर आप ओवरऑल केमिस्ट्री को देखें तो न्यूमेरिकल तो एक छोटा सा हिस्सा है। कि परेशानी से निकलना चाहते तो पहले आप न्यूमेरिकल की सच्चाई को समझिए कि न्यूमेरिकल कितना खौफनाक है। क्या सच में ये उतना परेशान करने वाला चीज है जितना हम सोच के बैठे हुए हैं? आपको इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन रटने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले बता दूं कि बहुत सारे रिएक्शंस हटा दिए गए हैं सिलेबस से, तो आप एकदम सर पकड़ के रट्टा मारने मत लग जाना। अच्छा मेरा न्यूमेरिकल कमजोर है, अब तो बताता हूं, अब तो पढ़ के ही रहूंगा। हेलो बच्चों, अगर आप नीट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आपको परेशान कर रहा है या न्यूमेरिकल नहीं बनने के कारण आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, एक डर दिमाग में बैठा हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब ये तो स्वाभाविक है कि नीट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे क्योंकि बायोलॉजी वाले होते हैं, मैथमेटिक्स उनके स्टडी का हिस्सा नहीं होता, तो शुरुआत से ही न्यूमेरिकल्स इन बच्चों के लिए एक परेशानी बनी हुई है। बच्चे बहुत घबराते हैं न्यूमेरिकल को लेकर के, पर आपको पता है ये न्यूमेरिकल एक डर बन के आपके दिमाग में बैठ गया, आपके मन में बैठ गया है, पर ये इतना खौफनाक भी नहीं है जितना आप इसके प्रति सोचते हैं। एक्चुअली सच्चाई कुछ और ही है। तो आखिर न्यूमेरिकल क्या है? अगर मेरा न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है तो उसको मैं कैसे संभालूं और कैसे कमजोर न्यूमेरिकल के साथ भी अच्छा स्कोर कर सकता हूं? हालांकि मैं तैयारी कर रहा हूं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकल में एकदम स्ट्रांग नहीं बन पाया तो क्या नीट एग्जाम निकाल नहीं पाऊंगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूमेरिकल इतना परेशान नहीं करेगा अगर आप चीजों को समझ जाएंगे। और वैसे भी सिर्फ न्यूमेरिकल ही तो नहीं है ना केमिस्ट्री में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप ओवरऑल केमिस्ट्री को देखें तो न्यूमेरिकल तो एक छोटा सा हिस्सा है केमिस्ट्री का। आपको और तो इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, और न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर में थियरी भी तो होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल के डर से बचना चाहते हैं, न्यूमेरिकल की परेशानी से निकलना चाहते हैं, तो पहले आप न्यूमेरिकल की सच्चाई को समझिए कि न्यूमेरिकल कितना खौफनाक है। क्या सच में ये उतना परेशान करने वाला चीज है जितना हम सोच के बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चले मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरिकल परेशानी का कारण तो है, पर उतना परेशान होने वाला चीज भी ये नहीं है। अगर हम प्रॉपर वे से न्यूमेरिकल को और थियरी को बैलेंस करके चले तो यकीन मानिए नीट एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा न्यूमेरिकल के फियर से कैसे बाहर निकले। एक एक करके मैं आपके सामने चीजें रखने वाला हूं। पहले जो कॉमन प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल को लेकर के वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो होता है वो काफी डरावना होता है हर एक बच्चे के लिए और काफी टाइम कंज्यूमिंग है। सब जानते हैं न्यूमेरिकल बहुत टाइम लेता है बनाने में। कई बार तो हम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, और जब समझते हैं तो फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। हालांकि एक बात मैं बता दूं, न्यूमेरिकल कितना भी आपके लिए खतरनाक हो, अभी आने वाले 6 महीने में हम सभी टीचर्स आप लोगों के लिए लगातार ऐसे वीडियोस लेकर के आएंगे जिससे आपके सिलेबस का जो भी कमजोर हिस्सा है उसे हम बेहतर कर सके। और न्यूमेरिकल का स्पेशल क्लासेस लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा, आप परेशान ना होइए, पर आप अपने तरफ से तैयारी करते रहिए। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स बहुत सारा समय निकाल देते हैं एक ही न्यूमेरिकल को बनाने में। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई न्यूमेरिकल वो तो बेटा देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मुझे कितना समय लगेगा। अगर आप कैलकुलेशन का अभ्यास उतना नहीं कर पाए हैं तो कम से कम क्वेश्चन को पढ़ने का, क्वेश्चन को समझने का अभ्यास तो करिए। कम से कम क्वेश्चन देखिए, ये तो समझना पड़ेगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगने वाला है। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में मुझे टाइम लगेगा तो ज्यादा समय उसमें व्यर्थ मत कीजिए, है ना। 1-2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पर आप हर न्यूमेरिकल में बहुत बहुत समय लगाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट 1 से 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल में फंसे रहते हैं और समय उनका निकल जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कॉन्फिडेंस में कमी आती है, जिसके कारण पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है वो हमारे लिए डर बन जाता है। ऐसा लगने लगता है कि केमिस्ट्री मेरा शायद इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
न्यूमेरिकल तो छोटा सा हिस्सा है ना, केमिस्ट्री तो बेटा बहुत सारी चीजें होती है केमिस्ट्री में, तो सिर्फ न्यूमेरिकल के कारण केमिस्ट्री से हम नफरत करने लग जाएं, ये सही तो नहीं है ना। इसके अलावा सच्चाई क्या है, केमिस्ट्री जो होता है आपको समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बच्चे जब साल भर तैयारी करते हैं ना, यकीन मानिए मेरे बच्चे खुद आकर कहते हैं सर केमिस्ट्री हमारा सबसे अच्छा बना। और ये वही बच्चे होते हैं जो शुरुआत में न्यूमेरिकल को लेकर के परेशान हो रहे थे, पर धीरे धीरे स्मार्ट वर्क करते करते, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते करते केमिस्ट्री एक दिन स्कोरिंग सब्जेक्ट हर बच्चे का बन जाता है। अब वो कैसे बनता है यही तो आपको सीखना है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऐसा कुछ डरावना नहीं है, सच्चाई को समझिए। करेक्ट? जी हां। इसके बाद आपको अपने माइंड सेट में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपने सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने माइंड सेट में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपने तैयारी में बदलाव लाना पड़ेगा। केमिस्ट्री के प्रति जो सोच है आपकी उसको बदलना पड़ेगा, केमिस्ट्री के प्रति जो मिथ फैला हुआ है मार्केट में उसको बदलना पड़ेगा, सच्चाई क्या है वो समझना पड़ेगा। तो बेटा केमिस्ट्री क्या होता है, थोड़ी याददाश्त की आवश्यकता पड़ती है, लॉजिकली चीजों को समझना पड़ता है, और फॉर्मूला का, रिएक्शन का एप्लीकेशन लगाने हमको आना चाहिए, और ये सभी चीजें हम आपको लगातार सिखा रहे हैं। न्यूमेरिकल, जैसे कि बार बार मैं कह रहा हूं, न्यूमेरिकल तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा केमिस्ट्री तो नहीं है ना वो, तो डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है बेटा। हम न्यूमेरिकल के कारण पूरे केमिस्ट्री को कहना चाहिए नेग्लेक्ट कर दे, ये सही नहीं है। इसके बाद 70 से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी बार बार बनाएंगे, अगर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी बार बार बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो गया। मैं आपको बता दूं कि नीट एग्जाम में एनसीईआरटी से कई न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप पुराने कई सालों के क्वेश्चंस उठा के देखिए, पीवाईक्यू चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल एज इट इज आपके नीट एग्जाम में आएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका न्यूमेरिकल अच्छा होता चला जाएगा। इसके बाद आप उन चैप्टर्स पर फोकस कीजिए ज्यादा स्कोरिंग है। न्यूमेरिकल को लेके सर पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा, पहले उन चैप्टर्स को पढ़िए जो आपको स्कोर बना के देगा। ये नहीं कि न्यूमेरिकल वाले चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं और डर आपके दिमाग में बैठ गया है। तो याद रखना, न्यूमेरिकल से डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले एक काम कीजिए, उन चैप्टर्स पर काम शुरू कीजिए जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है, और अपने कैलकुलेशन को लगातार समय समय पर अभ्यास करते रहिए। न्यूमेरिकल अभ्यास मांगता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मांगता है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस मांगता है। समय निकाल करके डेली न्यूमेरिकल को कम से कम आपको बेटा आधे घंटे का समय कैलकुलेशन में देना चाहिए। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री को अगर मैं एकदम सही तरीके से अगर मैं क्लासिफाई कर पाऊं, प्रॉपर वे में अगर मैं केमिस्ट्री को डिवाइड कर सकूं, डर वाले चैप्टर अलग कर दूं और सुंदर चैप्टर अलग कर दूं, तो स्टडी करना आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। आपको यह समझना पड़ेगा कि इन तीनों में आपको किस तरह की चीजें फेस करनी होंगी। अगर आप बात करें इनऑर्गेनिक की, तो अरे भाई इनऑर्गेनिक तो कुछ फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, आपको सारे ट्रेंड्स याद होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपने सारे ट्रेंड अच्छे से याद कर लिया, इनऑर्गेनिक से सरल कुछ नहीं है। फिर तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ लो बेटा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनऑर्गेनिक में कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है आपके लिए। अगर बात करें ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक भी लॉजिक बेस्ड होता है। ऑर्गेनिक में अगर आपने मैकेनिज्म समझ लिया, रिएक्शन समझ लिया, डिस्टिंग्विश समझ लिया, पैराग्राफ समझ लिया, कंप्लीट द रिएक्शन समझ लिया, रीजनिंग समझ लिया, तो ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाता है। तो ऑर्गेनिक में आप लॉजिकल चीजें हैं। अब देखो, एक कंपेयर अगर हम करते हैं, हम जब कंपेयर करते हैं बच्चों को, तो हम ये पाते हैं कि वे सारे बच्चे जो लॉजिकल चीजों को जल्दी समझते हैं उनके लिए ऑर्गेनिक ज्यादा आसान पड़ता है, और जो तुरंत चीजों के ऊपर लॉजिक लगा नहीं पाते
उनका आईक्यू फंस जाता है, उनका दिमाग फंस जाता है, वो ट्रिकी क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी आगे चल के आपको परेशान करेगा, पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑर्गेनिक में कैसे स्कोर करना है तो हम आपको बताएंगे ही नहीं बेटा। तो ऑर्गेनिक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, लॉजिकल है, मैकेनिज्म होता है उसके अंदर, नेम्ड रिएक्शन होते हैं, डिस्टिंग्विश होता है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक से सुंदर कुछ नहीं है। और वैसे भी अक्सर अक्सर ये देखा गया है कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनका ऑर्गेनिक अच्छा ही होता है। ऑर्गेनिक वाले बच्चों का जो माफ कीजिए, बायोलॉजी वाले बच्चों का ऑर्गेनिक जो है वो अच्छा ही होता है। तो आपका भी अच्छा ही होगा, चिंता ना करें आप। और अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल बहुत कम होते हैं। कई बच्चे कहेंगे सर ऑर्गेनिक में कहां न्यूमेरिकल होता है? होता है, थोड़ा बहुत होता है। खास करके जब हम देखिएगा क्लास 11th में एक चैप्टर था जनरल प्रिंसिपल एंड एक्सट्रैक्शन, उस चैप्टर में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हैं, जहां पर डुमास मेथड, कैरियस मेथड, कार्बन का एस्टिमेशन, सल्फर का एस्टिमेशन, ऑक्सीजन का एस्टिमेशन, परसेंटेज कंपोजिशन, जब ये सब निकालते हैं तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होता है, पर ये बहुत आसान होते हैं। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल तो उसमें होते हैं। तो आप क्या करो, पहले फॉर्मूला अच्छे से याद करना चालू करो और फिर उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, तब जाके आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा बेटा। और कोशिश कीजिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में पहले उन चैप्टर्स को सेलेक्ट पहले करें जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया है किसी भी टीचर के माध्यम से। रैंडमली ना पढ़े, टीचर तो आपको पढ़ा ही रहा है ना, तो पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ में आ ही जाता है हमको कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के भी जो हमारे लिए अच्छे हैं। तो उनको पहले सेलेक्ट कीजिए और चीजों को आगे बढ़ाइए। चीजें देखना धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपके सामने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल को कैसे पढ़ा जाए थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप एनसीईआरटी रीडिंग चालू कर लीजिए, अंडरलाइन करते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ दीजिए। इनऑर्गेनिक मतलब एनसीईआरटी, तो एकदम अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। पेरियोडिक टेबल तो बेटा आपको याद होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। पेरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इन सब के ट्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिए। एक्सेप्शंस, थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन तो होते हैं, तो उन एक्सेप्शंस को पढ़ते पढ़ते ना एक अलग से एक ना पतली सी ना बेटा एक कॉपी, एक नोट बना लो जिसमें सारे इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस होते हैं। अब आप एक्सेप्शन से लड़ाई करने जाओगे तो केमिस्ट्री से पार नहीं पाओगे। लड़के क्या मिलेगा, अरे सर केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, तुमको अच्छा नहीं लगता, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमको अच्छा नहीं लगा ना तो फिर गए नीट तो निकाल नहीं पाओगे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप परिस्थिति से लड़ना सीखिए। अब एक्सेप्शन है तो है, उसको एक अलग से नोट बनाइए और याद करना चालू कर दीजिए। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा। इसके बाद बार बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए और एग्जाम्पलर तो बनाते ही रहिए। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक मतलब, बार बार कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक मतलब एनसीईआरटी होता है। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए, सारे क्वेश्चंस करिए, देखना आपका इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप क्या करो बेटा, फ्लैश कार्ड यूज कीजिए, अच्छे अच्छे जो रिएक्शंस हैं उनको अलग से नोट्स बनाइए और उनको याद करना चालू कर दीजिए बेटा। देखो रिएक्शंस के लिए फ्लैश कार्ड्स जो हैं, इससे ज्यादा बेहतर विकल्प मैं आपको बताता हूं। आप जो हाइलाइटर होते हैं उससे हाईलाइट कीजिए इनऑर्गेनिक के जो रिएक्शन। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब से नीट के सिलेबस में बदलाव हुआ है, एक अच्छी बात आपको बताता हूं, जब से नीट के सिलेबस में बदलाव हुआ है, जो रिएक्शंस होते हैं इनऑर्गेनिक के, वो सिलेबस से बहुत कम हो गया है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन रटने की आवश्यकता नहीं। मैं पहले बता दूं कि बहुत सारे रिएक्शंस हटा दिए गए हैं सिलेबस से, तो आप एकदम सर पकड़ के रट्टा मारने मत लग जाना। आप हमारे साथ साथ चलिए, हम आपको बताएंगे कौन कौन से रिएक्शनल चीजें हमको देखनी है और कौन कौन से रिएक्शन हमको हटाना है। तो थोड़ा सा सिलेबस को फॉलो करते हुए चलना बेटा। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको अच्छे से हाईलाइट करके कलरफुल हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिए और याद कीजिए, पर कौन कौन से रिएक्शन याद करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, इसको प्रॉपर वे में समझते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके बाद
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे भाई जिस बच्चे का जीओसी अच्छा है उसे कौन रोक सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर करने से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करने से। और मैं आपको इसी वीडियो में एक छोटा सा अनाउंसमेंट करके दे रहा हूं, बहुत जल्द मेरा एक क्लास आने वाला है जीओसी के ऊपर। 5-6 घंटे का क्लास रहेगा वो। एक संडे के दिन मैं पूरा आपके सामने रहूंगा और पूरा जीओसी आपको सिखा के जाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन मिलने वाला है जिसमें मैं आपके सामने एक दिन में पूरा जीओसी पढ़ाऊंगा और आपका ऑर्गेनिक का जो बेसिक है उसको इतना मजबूत कर दूंगा कि देखिए आप जब ऑर्गेनिक पढ़ना चालू करेंगे चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। तो जीओसी का आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, पर मैं खुद आपके सामने आऊंगा जीओसी का एक लंबा क्लास लेकर के। इसके बाद नेम्ड रिएक्शन पढ़िए, मैकेनिज्म पढ़िए, ये तो हर बच्चा जानता होगा। कन्वर्जन्स पर प्रॉपर वर्क करते रहिए, ऑब्वियस सी बात है। रिएक्शन बैलेंस करना सीखिए, बहुत जरूरी है। डिस्टिंग्विश करने के लिए जो रिएजेंट्स यूज होते हैं उनको याद करना चालू कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिस्टिंग्विश, और डिस्टिंग्विश करने के लिए जो रिएजेंट होते हैं उनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। बढ़िया फ्लो चार्ट बना बना के रिएक्शन को याद कीजिए। जो रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप होते हैं उनको फ्लो चार्ट बना के याद करो। कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो 2 से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, रीमा टाइमन रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो ऐसे कई रिएक्शंस होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, तो उन लेंदी रिएक्शंस को बढ़िया फ्लो चार्ट बना करके आप याद करो बेटा। और अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसका डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। बिल्कुल डरिए नहीं, बिल्कुल डरिए नहीं। बस आप ये समझिए कि न्यूमेरिकल कमजोर है तो आप इससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा मेरा न्यूमेरिकल कमजोर है, अब तो बताता हूं, अब तो पढ़ के ही रहूंगा, पर भूलना मत, आप बायोलॉजी वाले बच्चे हो, लड़ने भिड़ गए ना फिजिकल केमिस्ट्री से, लड़ने भिड़ गए ना न्यूमेरिकल से, तो लड़ते रह जाओगे और एक समय ऐसा आएगा एग्जाम आपके सामने आ जाएगा, बाकी चीज पढ़ ही नहीं पाओगे। तो लड़ो मत, न्यूमेरिकल से लड़ो मत, स्मार्टली काम करो, न्यूमेरिकल से लड़ो मत। आपको हर एक न्यूमेरिकल के टॉपिक को डील नहीं करना है, आपको समझना पड़ेगा ऐसे न्यूमेरिकल्स को जो स्कोरिंग है, जो एग्जाम में ज्यादा आता है, जो आसान है। लड़िए या नहीं, लड़िए नहीं, आपको बस ऐसे न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है बेटा जो स्कोरिंग होता है। इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल 2 तरह का होता है, एक लॉजिकल होता है जैसे जिसमें हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत परेशान करता है, उसमें बहुत लॉजिकल माइंड चाहिए होता है। पर ठीक है, अगर हम लॉजिक नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं, पर फॉर्मूला बेस्ड भी तो न्यूमेरिकल होते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, केमिकल काइनेटिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो कम से कम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर तो पहले अच्छे से कर लो बेटा, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा परेशान करता है, प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़िए। थर्मोडायनामिक कितना सुंदर चैप्टर है बेटा, आपको पता है मैं पहले बता चुका हूं कि एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना प्यारा चैप्टर है, मैंने यूट्यूब में भी इसका क्लास लिया है और एप्लीकेशन में भी इसका क्लास लिया है। केमिकल काइनेटिक्स, अरे भाई केमिकल काइनेटिक्स जो है प्योर फॉर्मूला बेस्ड है और उसमें कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज है। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं इसको पहले इसमें अपना पकड़ बनाओ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा। तो याद रखिए कि आप बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा अच्छा है शुरुआत पहले साधारण चीजों से करें, धीरे धीरे आप हैवी न्यूमेरिकल तरफ बढ़े। अगर अभी से ही एकदम से अगर आप लड़ने भिड़ जाएंगे न्यूमेरिकल से तो लड़ते रह जाओगे बेटा, एग्जाम आ जाएगा। बीच बीच में हैवी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, बाकी दिन जो है फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनाते रहिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद प्रिपरेशन, स्वाभाविक सी बात है, प्रिपरेशन आपको ऐसा करना है। बाकी बच्चे देखो, हमको बाकी बच्चों से आगे निकलना है, हमें दूसरों से आगे निकलना है। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो काम जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं वो आपको करना है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? तो पहले क्या करिए, फॉर्मूला शीट बनाइए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, कम से कम फॉर्मूला तो याद हो जाए। इसके बाद कहां कहां पर आपको दिक्कतें आती हैं उसका नोटबुक बनाइए
किस किस हिस्से में न्यूमेरिकल में आपको परेशानी आती है उसका नोटबुक बनाइए और उसको अच्छे से लिखिए, अपने मिस्टेक्स को लिखिए, उसे करेक्शन करने के बारे में सोचिए, मैं कहां पर गड़बड़ी कर रहा हूं, मुझे लॉग आता है कि नहीं, एंटी लॉग आता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है कि नहीं, रूट निकालने आता है कि नहीं, एलसीएम निकालने आता है कि नहीं। पहले अपने कमजोरी को पकड़िए, उसका नोट बनाइए और उस पर काम करना चालू कर दीजिए। इसके बाद लगातार पीवाईक्यू बनाइए। ये तो आपको करते ही रहना है, क्योंकि पीवाईक्यू बनाने से ही हमको समझ में आता है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। अरे भाई, पुस्तक के क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना बेटा, तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार कई क्वेश्चंस नहीं बनते, जिससे हमको हताशा मिलती है। पर जब पीवाईक्यू बनाओगे तो एनर्जी मिलती है, क्योंकि इतना तैयारी करने के बाद पीवाईक्यू हमसे बनते हैं। और पीवाईक्यू बनते हैं मतलब स्वाभाविक सी बात है, इस साल का क्वेश्चन भी बनेगा आप लोगों से, तो पीवाईक्यू अच्छे से बनाते रहिए। स्वाभाविक सी बात है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, अंडरलाइन करिए, डेफिनेशंस को पढ़िए, एक्सेप्शंस को पढ़िए, हाइलाइटर यूज कीजिए, हाईलाइट कीजिए, फ्लैश कार्ड यूज कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चले जाइए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। मैंने तो ये आपको एक जनरल चीजें बताई हैं, हो सकता है आप और ज्यादा स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे, इसके बियॉन्ड चले गए होंगे, हो सकता है आपने इससे ज्यादा बेहतर तरीका भी अपना लिया होगा। पर जिन्होंने ये सब करना शुरू नहीं किया है तो जल्दी शुरू कर दो बेटा, क्योंकि बहुत जल्द प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर आप ये सब शुरू नहीं करेंगे तो। हालांकि मुझे मालूम, मेरे बहुत सारे बच्चे, मैं तो बीच बीच में बताता ही रहता हूं, तो मेरे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये सब करना शुरू कर चुके हैं, पर जो नहीं किए हैं चालू कर दो रे बाबू। करेक्ट। इसके बाद एग्जाम के दिन के लिए हमें किस प्रकार की तैयारी करनी होती है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले क्या बनाना है? स्वाभाविक सी बात है इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि आपने इनऑर्गेनिक को पूरा रट्टा मार दिया है, लाइन टू लाइन पढ़ दिया है, तो जब उसे क्वेश्चन आएंगे देखिए और टिक मारिए। तो इनऑर्गेनिक पहले बनाने का फायदा यह होता है कि इनऑर्गेनिक इतना इजी आएगा कि आप बस देखोगे, आंसर टिक मारोगे। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन में समय लग सकता है, पर इनऑर्गेनिक में हम इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं कि उस क्वेश्चन का जो टाइम बचता है उसको आगे चल के डिफिकल्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो इनऑर्गेनिक पहले कीजिए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट बन जाता है बेटा। इसके बाद ऑर्गेनिक करिए। स्वाभाविक सी बात है, इनऑर्गेनिक आसान था, ऑर्गेनिक थोड़ा समय लेता है, पर फिजिकल केमिस्ट्री के मुकाबले ऑर्गेनिक तो हमारा अच्छा है ना, तो बेटा ऑर्गेनिक को उसके बाद बनाइए। उसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें भी एक फटाफट न्यूमेरिकल को पढ़ो, जो इजी लगे उसको पहले बनाओ। तो इजी न्यूमेरिकल पहले बनाओ, और उसके बाद जो हैवी न्यूमेरिकल है, जो देखते ही समझ में आ जाता है कि अरे बाप रे क्या न्यूमेरिकल आ गया है, उसको छोड़ के रखो, आखिरी में उसको करना बेटा। देखो लिखा नहीं आप कि जो लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको छोड़ के रखिए ताकि आखिरी में हम उसको बना सके। और किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय ना लगाएं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हमको तो लग ही रहा है ना, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 2-3 मिनट तो लगते ही हैं, तो उसको भी ना लगाएं क्या? लगाओ। पर अगर बहुत सारे क्वेश्चन में ज्यादा समय लगाते रह जाओगे तो पता चला कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो बहुत आसान थे, पर टाइम कम होने के कारण आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो कम से कम आसान क्वेश्चन ना छूट जाए, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस में ज्यादा समय ना लगाएं बेटा। करेक्ट। इसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या है? इस सेशन का फाइनल कंक्लूजन क्या है कि क्या मेरा न्यूमेरिकल वीक है तो केमिस्ट्री वीक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है तो केमिस्ट्री ही अच्छा नहीं है, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। अगर आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को भी अच्छे से कर लेते हो ना बेटा, तो अच्छा स्कोर करना आसान हो जाएगा। स्मार्ट वर्क कीजिए, चीजों पर अच्छा से फोकस कीजिए। आप अंधाधुन काम करने से अच्छा है कि आप सेलेक्टिवली काम कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। इसके बाद आप अपने वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस करके चलिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो कमजोरियां हैं उसके तुलना में आपके अंदर जो ताकत है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना ज्यादा है। हम अपने अंदर के ताकत को पहचानते नहीं हैं। 1-2 छोटी मोटी कमियां होती हैं हमारे अंदर, उसको लेके बैठे होते हैं, डरते रहते हैं। पर जरा ध्यान से सोचोगे तो पता चलेगा मेरे अंदर तो डर वाली 1-2 चीजें ही हैं, पर मेरे अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। कई ऐसी चीजें जो मेरे स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है। तो उसके बारे में सोचो ना, वीकनेस के बारे में क्यों सोच रहे हो? तो जब स्ट्रेंथ ज्यादा है और वीकनेस कम है तो अपने आप तुम्हारा स्ट्रेंथ तुम्हारे वीकनेस को संभाल लेगा। तो बैलेंस बना के चलिए। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि अब आपके अंदर से न्यूमेरिकल का डर हट गया होगा। एकदम ध्यान से पढ़िए
बार बार कैलकुलेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। न्यूमेरिकल इतना खौफनाक भी नहीं होता जितना हमने इसको बना रखा है, लोगों ने बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी 6 महीने हमारे पास लगभग है, भीड़ के पढ़ेंगे, यकीनन रिजल्ट आएगा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार के बेहतरीन सेशन लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।